दोस्तों अब पढ़ेंगे भारत पर सिकंदर का आक्रमण। भारत पर सिकंदर का आक्रमण यानी सिकंदर भारत पर आक्रमण करते समय किन किन जगहों पर गया, कहाँ पर लड़ाई किया, कहाँ तक पहुँचा भारत में, और उसको किन किन चीज़ों को करना पड़ा, किन किन जनजातियों से लड़ना पड़ा, इन सब बातों को जानेंगे। दोस्तों सिकंदर जब पहले इधर से आया, क्योंकि इन एरिया से आ नहीं सकता था, ये पहाड़ी इलाके थे, और इधर ये तो लगभग आपका भारत ही एरिया था उस समय। ये इधर ईरान साइड से होते हुए, ईरान इधर ही है, ईरान फिर अफगानिस्तान, ऐसे अफगान से होते हुए इन सबको जीतते हुए इधर की ओर बढ़ा। फिर इधर जब बढ़ा तो सबसे पहले इसका सामना अश्वक जात से हुआ, जो कि अलीसांगे कुदार घाटी में रहने वाली जनजातियां थी। इनसे जब ये यहाँ पहुँचा तो ये जो जनजातियां थी इनसे बहुत बहादुरी से लड़ी, लेकिन ये हार गई। इनको बंदी बना लिया गया सिकंदर के द्वारा, और इनके जो स्वस्थ घोड़े थे, जो स्वस्थ बैल थे, उनको उसने मकदूनिया भेज दिया। जब आगे ये बढ़ता है, इसी क्रम में आगे बढ़ता है, तो उसको निसा एक राज्य मिलता है, उस पर वो आक्रमण कर देता है। जहाँ अभिजात वर्ग का राजा होता है, यहाँ का जो अभिजात वर्ग होती है, एक जाति होती है अभिजात वर्ग की, उसको पराजित कर देता है। जिसके राजा यहाँ के होते हैं कौन? अक्रूफिस। यहाँ के राजा होते हैं अक्रूफिस, निसा राज के। और जब जीत जाता है तो यहाँ के राजा इनको भेंट में 300 घोड़े इनको भेंट में देता है। आगे बढ़ता है मसग पर जब आक्रमण ये करता है तो यहाँ की एक गौरी नदी होती है। कौन सी होती है? गौरी नदी। गौरी नदी के किनारे ये बसी होती है मसग, और इसी पर आक्रमण कर देता है। जहाँ के राजा जो होते हैं अस्केनस, यहाँ के जो राजा होते हैं उनका नाम होता है अस्केनस। इनको ये बहुत बहादुरी से लड़ते हैं अस्केनस, और युद्ध में मारे जाते हैं। युद्ध में वीरगति को प्राप्त होते हैं बहुत बहादुरी से लड़ने के बाद। फिर यहाँ की जो महिलाएं होती हैं, इनको बहुत कट्टरता से, इनको बहुत ही वीरता के साथ इनसे लड़ती है सिकंदर से, और फिर भी लेकिन हार जाती है। ये लोग हार जाते हैं। फिर आगे बढ़ता है तक्षशिला की ओर। दोस्तों तक्षशिला में जो होता है, वहाँ के राजा होते हैं आम्भी से युद्ध तो करते नहीं है। आम्भी जो है इनसे डर जाता है और इनकी अधीनता को स्वीकार कर लेता है, और इनके लिए एक सभा का भी आयोजन करता है, जिसमें वो बहुत से इनको दान भी देता है, इनके युद्ध में सहायता करने का भी आश्वासन देता है और सहायता करता भी है। आगे बढ़ते हैं अभिसार। दोस्तों अभिसार जैसे कि अभिसार जो है झेलम और चिनाव नदी के किनारे ये भी बसा होता है। इसको भी सिकंदर बड़े आसानी से जीत जाता है। फिर आते हैं पूरस राजा होते हैं, जो झेलम और चिनाव नदी के किनारे होता है। यहाँ पर झेलम नदी है, ये झेलम नदी की ओर बढ़ता है। यहाँ पर जब नदी के पास पहुँचता है तो एक साइड में होते हैं पोरस, एक साइड में होते हैं सिकंदर। तो ये जानता है कि ये विशाल सेना है, इससे लड़ने के लिए इनको बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। 16 मील जाकर जब ये झेलम नदी को पार करते हैं, 16 मील आगे जाकर यहाँ राज्य है, यहाँ 16 मील जाने के बाद फिर इधर से आकर और रात्र में आक्रमण कर देता है सिकंदर, और इस तरह से पोरस से यह जीत जाता है। बहुत देर तक युद्ध भी चलता है, लेकिन अंत में क्या होता है, सिकंदर जीत जाता है। लेकिन सिकंदर जीतने के बाद भी इसकी जो वीरता है पोरस की, उससे बहुत प्रसन्न होता है और इसका राज्य फिर वापस कर देता है। लेकिन एक मदद इससे लेता है कि आप मेरा युद्ध में साथ देंगे, और पोरस उनकी साथ भी देता है।
अगला आता है पोरस ग्लोग निकाई। ग्लोग निकाई एक जनजाति थी जिसको सिकंदर युद्ध करके जीत जाता है, इनको जीत जाता है इनसे। फिर कठोई से युद्ध इनका होता है। कठोई से युद्ध होने के बाद भी ये जीत जाता है। फिर इधर पहुंचता है, एक नदी होती है ब्यास नदी। ये झेलम नदी होती है, झेलम नदी पर युद्ध किनका होता है? पोरस और सिकंदर का। झेलम नदी के युद्ध को हाइडे स्पीज का युद्ध भी कहते हैं, हाइडे स्पीज। फिर उसके बाद जब यहाँ पर पोरस से जीतने के बाद ये ब्यास की तरफ जब पहुंचता है तो इसके सैनिक जो होते हैं वो आगे जाने से मना कर देते हैं, बहुत थक गए होते हैं और ये मना कर देते हैं। और ये एक डर भी इनके अंदर आगे बढ़ने लगता है, क्योंकि यहाँ घनानंद इस राज्य की ओर घनानंद जो थे, नंद वंश के संस्थापक, यहाँ राज करते थे। इनकी बड़ी विशाल सेना थी। उनसे डर की वजह से और थक जाने की वजह से यहाँ के जो सैनिक हैं वापस जाने लगते हैं। जब वापस जाने लगते हैं, सिकंदर भी कहता है चलो ठीक है, बहुत वो करने के बाद फिर निकल लेता है। सिकंदर इस रास्ते से निकल आता है और जल मार्ग की ओर से इसका जो जल सेनापति होता है, इसके जल सेनापति का नाम होता है निर्याकस, जो आपको बता चुके हैं। निर्याकस अपनी सेना, आधी सेना को यहाँ से लेकर चला जाता है जल के माध्यम से, और सिकंदर इधर से चला जाता है। और यहीं पर इनका जो एक सेना अध्यक्ष था सेलुकस निकेटर, वो यहाँ पर जो इनकी जीती हुई राज होती है उन पर ये राज करता है वो। और आगे चलकर ये इसका युद्ध किससे होता है? चंद्रगुप्त मौर्य से। जब ये हार जाता है सेलुकस निकेटर, तो वो चंद्रगुप्त मौर्य से अपनी बेटी का विवाह करा देता है। ये तो बात सेलुकस निकेटर की थी। जब ये सिकंदर वापस जाता है तो रास्ते में ही एक स्थान मिलता है बेबीलोल, जो कि इधर है, इधर साइड में लगभग पड़ेगा। तो बेबीलोल में क्या होता है? इसकी मृत्यु हो जाती है। कितने बीसी में? 323 बीसी में इसकी मृत्यु हो जाती है। 323 बीसी में, यानी महज 33 वर्ष में ही इसकी मृत्यु हो जाती है। ये है सिकंदर का भारत पर आक्रमण का पूरा जानकारी। और दोस्तों एक बात हमने बताई थी, अलेक्जेंड्रिया ऑफ द अराकोसियंस, इसको वर्तमान में कांधार नाम से भी जाना जाता है, दोस्तों ये सारी बातें हुई। अच्छा, इसके आक्रमण से भारत के ऊपर प्रभाव क्या पड़ा ये हम बताएं तो भारत पर आक्रमण करने से इसका यह प्रभाव पड़ा कि हमको एक इतिहास का लिखित रूप प्राप्त हुआ, उस समय का ज्ञान हुआ और क्रमबद्ध तरीके से हम इतिहास को लिखने में सफल हो पाए, सक्षम हो पाए। एक बात और कि हम जल मार्ग से दूसरे देशों की जानकारी हमें प्राप्त हुई, जल मार्ग का ज्ञान हुआ, व्यापार में वृद्धि हुई और सामाजिक विस्तार हुआ। लोगों के अंदर जो छोटी छोटी रियासतें थी जिनके वजह से विदेशी आक्रमण करके अंदर तक पहुंच जाते थे, वो छोटी छोटी रियासतें एक बड़े राज्य में तब्दील होने लगी। इन सब का इस पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।